नमस्कार रोजी, हम फिर से आ गए हैं। आज हम मौजूद हैं दिल्ली में और हमारे साथ ललिता अध्यापिका मौजूद हैं, जिन्हें अभी हाल ही में IPSEF का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इन्हीं से जानना चाहिए क्या संगठन है, किस आधार पर क्या कार्य है। ललिता जी, ये जो आपको अध्यक्ष मनोनीत किया है, पहली बात तो इसके लिए आपको बधाई हो। और संगठन का क्या कार्य है, क्या रूपरेखा पर आधार पर काम करता है? देखिए, इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन है। जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, कार्यालय हैं और उनमें जो काम करने वाले हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं भी है, अगर हम स्थिति देखें तो सभी कर्मचारियों की स्थिति नासाज है। हर कार्यालय में हर व्यक्ति को सरकार से शिकायत है, डिपार्टमेंट से शिकायत है। कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जो सरकार के द्वारा बनाए गए नियम होते हैं, उन नियमों के तहत कईयों का तो अधिकारों का हनन होता है, कईयों को न्याय नहीं मिल पाता है, या जितना आदमी काम करता है उसके हिसाब से उसको मेहनताना नहीं मिलता है। इसके अलावा कुछ और भी शिकायतें ऐसी हो जाती है, जैसे कोई अपने अफसर से परेशान है, अपने कुलीग से परेशान है, उनको प्रताड़ना मिलती है, ईगो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो कई बार नियम को ताक पे रखे आदमी ईगो से चलता है, किसी को बेवजह ही सस्पेंड कर दिया जाता है, रेस्टिगेट कर दिया जाता है। कई प्रकार की हर कार्यालय में समस्याएं हैं। तो हिंदुस्तान में ही है, मुझे तो दिल्ली का ही एक वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है और उसमें ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी देखिए नर्सेस की अपनी यूनिटी है। आपने देखा होगा कितनी सारी समस्याएं वो धरने पर आ गए हैं। जितने भी हमारे जू है, म्यूजियम्स हैं, GSTA है, या हम बात करें कि डुक्कू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी एसोसिएशन, वो आए दिन धरने पर बैठे रहते हैं। कारण क्या होता है? अभी तो एक नया सिस्टम आ गया कि सैलरी ही नहीं मिल पा रही है। अब वेतन नहीं मिलता है तो कितनी दुखी बात है कि आदमी कैसे काम करेगा। हर व्यक्ति की अपनी वेतन के हिसाब से पॉलिसीज होती है, बच्चों की फीस देनी होती है, घर का लोन लेना होता है। पहले तो सरकार तनख्वाह इतनी देती है कि सरकारी आदमी सिर्फ जिंदा रह सके और उससे काम लिया जा सके। इसके अलावा कोई लग्जरियस लाइफ कभी भी कोई सरकारी कर्मचारी नहीं जीता है। इसमें सरकार ने नई पेंशन नीति लेके आई, उसको किस प्रकार देखें? नई पेंशन नीति का तो बुरा ही हाल है। जो ओल्ड पेंशन नीति थी उसे खत्म कर दिया गया, उससे लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। लोगों को, एक सरकारी कर्मचारी को सबसे बड़ा इंसेंटिव या मोटिवेशन यही था कि यदि सरकारी नौकरी मिलेगी तो कम से कम बुढ़ापे में इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, बुढ़ापे की लाठी होगी, बुढ़ापे का सहारा होगा और रोटी के लिए मोहताज नहीं होंगे। वृद्धा आश्रम में आप स्थिति देखिए, जो सरकारी कर्मचारी है जिनके ओल्ड पेंशन भी है, उसके बावजूद भी इतनी स्थिति नासाज है, क्योंकि एक तो शारीरिक दुर्बल, अब दूसरी मार ये होगी कि आर्थिक समाज है ना, सरकार थोड़ी ना। कैसे? नियम किसने बनाया? सरकार ने बनाया कि समाज ने बनाया? ओल्ड पेंशन के लिए पूरे हिंदुस्तान में आज देखिए आग की तरह लोग धरने दे रहे हैं, लोगों को अपील, सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। इस सरकार है कि कान पे जूं रेंगने को राजी नहीं है। एक मुद्दा हमारा NPS का बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी क्या कहा जा रहा है कि NPS को लेकर, अभी आपने देखो परसों के अखबार में था कि कोई नीति अभी तक समझ में किसी को नहीं आ रही है कि क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। कई करोड़ों का इसमें घोटाला भी होने की संभावना है और क्या नीति है, क्या रीति है, किसी के पास इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। हर आदमी भय में है, असुरक्षा में है। इसके अलावा आप देखिए सरकारी कर्मचारियों के साथ में इतनी सारी समस्याएं हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। इसी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए सभी कार्यालयों ने अपनी अपनी यूनियन बनाई है। उन सभी जितनी भी कार्यालयों की यूनियन के ऊपर एक दिल्ली का प्रेसिडेंट, जो कि अभी उपस्थिति में है, मिस्टर अजय वीर यादव जी, जो सारी समस्याओं के साथ में रहेंगे, उन्हीं के साथ वाइस प्रेसिडेंट मैं रहूंगी। तो हम दोनों का ये पूरा है कि सबसे पहले हम समस्याएं जानेंगे, लोगों से कनेक्टिविटी करेंगे, हॉस्पिटल्स में, नर्सेज में, डुक्कू में, जू में, नेशनल म्यूजियम में, केंद्रीय विद्यालयों की जो यूनियन है उनके साथ, तमाम जितनी भी हमारी यूनियन है उनसे मिलेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, जिस प्रकार से समाधान हो सकेगा अपील करेंगे सरकार से, नहीं होगी तो धरने भी धरे जाएंगे। और जो भी समस्या का समाधान होगा, जहां लोग संगठित होंगे तो फिर सरकार की बाध्यता होती है, क्योंकि कोई भी नियम बनता है तो सरकार को खुश करने के लिए नहीं होता है। नियम होता है जिसके लिए बन रहा है वो खुश होना चाहिए। पहले तो एक सैंपल लिया जाए कि इस नियम के आधार पर क्या जनता खुश है, क्या कर्मचारियों के लिए लाभदायक है या नहीं है। ये कोई तानाशाही वाली चीज ना चले कि हमने फरमान जारी कर दिया, एक साइन किया और एकदम से पेंशन बंद हो गई। आप मोटिवेशन क्या बताइए? लोग जाने नहीं चाहते सरकारी नौकरी में, लोग MNCs में जाना चाहते हैं। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज 4-4, 5-5 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं और हमको क्या मिलता है? सर, हम लोग 12 महीने काम करते हैं और 10 महीने की तनख्वाह अपनी जेब में लेकर जाते हैं। 2 महीने की तनख्वाह हम टैक्स के रूप में देते हैं। 30%, 20% हर सरकारी आदमी तनख्वाह देता, प्योर टैक्स हमारा जाता सरकार के पास। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों को इतनी अनदेखी की जा रही है, उसका कारण क्या होता है?
अच्छा संगठन नहीं है, अच्छा नेतृत्व नहीं है, कोई बड़ा नेता निकल कर नहीं आया कि अपनी आवाज को उठा सके, उनके सामने रख सके। और दूसरी बात है, सरकार के तानाशाही है, सुनना ही नहीं चाहते कि काम चल रहा है, क्योंकि उनको मालूम है सरकारी नौकरी ना तो रहते बनती है ना छोड़ते बनती है। इस चीज का मजबूरी का फायदा उठा जाता है। आप टैक्स लेते हैं हमसे, ले लीजिए, हम खुशी से देते हैं, सरकारें चलती हैं। लेकिन फिर हर ये अंग्रेजों के टाइम का टैक्स क्यों? हम तेल पे दें, साबुन पे दें, राशन पे दें, गाड़ी पे दें, कपड़े पर दें, रोड पर, सारे टैक्स क्यों देंगे? एक बार आपने टैक्स ले ले तो बार बार टैक्स क्यों? एक बड़ा प्रश्न है। इसके लिए नीति बनाई जाए। 30% टैक्स दे रहे हैं हम, 2 महीने की तनख्वाह सरकार को वापस लौटाते, 12 महीने काम करते, फिर हम बाजार में जाते तो हर चीज पे टैक्स देते हैं। ये कौन से नियम का टैक्स बना है? अंग्रेजों के टाइम का कर दे रहे हैं क्या हम लोग? 2 महीने हमारे मार्च और अप्रैल बच्चों के लिए भूखा पड़ जाता है, लोगों के पास रोटी तक नहीं होती, LIC देनी होती है, पेंशन की हम लोगों को होम लोन देना होता है, बच्चे जवान हो जाते हैं उनकी फीस देनी होती है। हालात बहुत नाजुक है, बहुत खस्ता हालात है। लोगों को लगता है इसके अलावा भी सरकारी कर्मचारी, इलेक्शन कौन करवाता है? सरकारी कर्मचारी करता है। उसके बाद आप देखिए BLO की ड्यूटी होती है, सेंसस की ड्यूटी होती है, और कोरोना टाइम में कौन निकल कर आया? सरकारी कर्मचारी आए, जिनको धनाधन दिन रात 24 घंटे डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल में, एयरपोर्ट पे चालान काटने में, राशन बांटने में, सूखा राशन बांटने में, घर घर जाकर लोगों को अवेयर करने में तमाम तरह की ड्यूटीज दी गई हैं। आप एक महिला अध्यापिका हैं, तो आपके नजरिए में कहाँ कहाँ देखने को मिला है कि महिला कर्मचारियों को किन किन प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, महिलाओं को लेकर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है देश में। पहली बात तो जो सरकारी जो समय है वो महिलाओं के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। एक बड़ी समाज की स्थिति भी बहुत नाजुक है। लोगों को लगता है, अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो उनको लगता है टीचर्स करती ही क्या है, अभी जाती है और 1 बजे तक आ जाती है। तो ऐसा नहीं है, 4 बजे उठती हैं, घर परिवार की जिम्मेदारी लेती हैं, विद्यालय में आके बच्चों को पढ़ाना कोई इतना आसान नहीं होता है। वो सरकारी बच्चों के प्रति जो हम जिम्मेदारी लेते हैं, वहीं से तो बच्चे निकलते हैं, कलेक्टर निकलते हैं, इंजीनियर निकलते हैं, डॉक्टर निकलते हैं, और भी बड़े बड़े पद पर निकलते हैं। बहुत अहम भूमिका है, राष्ट्र का निर्माण करने वाले हम हैं। हम खुश हैं तो समाज खुश होगा, हम हमारे साथ यदि सम्मान होता है तो समाज का सम्मान होता है। लेकिन क्या कहते हैं ना कि परले और निर्माण अध्यापक की गोद में पलता है। यदि अध्यापक अपने पर आए तो परले आ सकता है। इस समाज में कोई, आप सब लोग बैठे हैं, आपको किसने पढ़ाया? टीचर ने पढ़ाया। नेता, अभिनेता, समाज का हर वर्ग का व्यक्ति टीचर से पढ़ के निकल के जाता है। उसका समाज में सम्मान क्या है? एक दफ्तर में बैठा हुआ बाबू भी उसे डांट के भगा देता है, चाहे तो उसकी फाइल दबा ले, उसके बिल ना लगाए, उसका रिबर्समेंट ना दे, सैलरी लेट कर दे, कुछ भी कर देते हैं। तो ये कब तक चलेगा? उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है। महिलाएं इतनी जल्दी से आवाज उठाती नहीं है, शारीरिक रूप से कमजोर होती है, मानसिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं होती, सामाजिक उनकी जो आर्थिक स्थिति और सामाजिक संबंधों में भी उनके कोई बहुत मजबूती नहीं है। वो सोचती है चलो छोड़ो, घर परिवार को देखो। लेकिन ऐसे में यदि महिलाएं एकजुट होंगी और उनका नेतृत्व तो आगे होगा, तो वो समय दूर नहीं है कि उनको सम्मानित निगाह से हर दफ्तर में देखा जाएगा, उनको न्याय मिलेगा, उनको अधिकार मिलेगा, हक मिलेगा। और हक हमारा है, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा हक है। ये देश को चलाने वाले हम हैं, कर्मचारी ना हो तो देश चलेगा कैसे? आप बताइए, कौन से डिपार्टमेंट के बिना सरकार का काम चल सकता है या देश का काम चल सकता है? लेकिन आज ना मान, ना सम्मान, ना हक, ना अधिकार, ना न्याय, तो ये कब तक चलेगा? इसीलिए यही कारण हुआ कि सबने अपना संगठन बनाया, एक नेता बनाया, और वो आवाज उठाए और उसके पीछे सब चलने को तैयार होते। तो मैं तो अपील करूंगी सारी महिलाओं से, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, चाहे वो अध्यापक हैं या सरकारी किसी भी महकमे में हैं, आप आइए, निकलिए बाहर, आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए, सुनने वाले के कान खुल जाएं। आपको लास्ट में यही जानना चाहूंगा, एक तरफ सभी सरकारें महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, लेकिन जब धरातल पे, जब ग्राउंड पे जाता है तो लिंग भेद की दृष्टि से देखा जाता है और कहा जाता है, कर्मचारियों, पुरुष कर्मचारियों की तरफ से भी कहा जाता है कि महिला है क्या कर लेगी। इस नजरिए को आप किस प्रकार से बदलेंगे? देखिए, हमारे देश की तो नीति पहले से यही है कि चित्र में तो दुर्गा बना के बड़े अच्छे से पूजते हैं, लेकिन घर में छोटी बेटियों के भी बलात्कार आप देखे जा सकते हैं। तो कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तो जो दिखाया जाता है वो कुछ और होता है और वास्तविक धरातल पर कुछ और होता है। तो ये परिपाटी बदलनी होगी। जब तक महिला स्वयं से मजबूत होकर आगे नहीं आएगी, महिला अपनी आवाज बुलंद नहीं करेगी, इस प्रताड़ना का उसको सामना करना ही होगा। घर में देखिए, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, समाज में कोई सुरक्षा नहीं है, दफ्तरों में देखा जाए तो उनको सम्मान नहीं है। महिला को आखिर इतना कमजोर बना क्यों रखा है? क्योंकि महिला स्वयं अपनी आवाज को दबाए बैठी है। महिला वो साहस ही नहीं कर पा रही है कि मैं उठूं। कारण यही ना कि दबाने वाले बहुत हैं उसकी आवाज को। कोई महिला बुलंद आवाज के साथ निकलती है तो उसका चरित्र पर लांछन लगा दिया जाता है या उसको शारीरिक कमजोरी का लाभ उठाया जाता है। तो अभी वो स्थिति हमारे देश में तो कम से कम नहीं बनी है। हालांकि कहने को तो बहुत है, यत्र नारीस्तु पूजन्ते तमन्ते तत्र देवता, ये कथन तो बहुत बड़े बड़े हैं, यज्ञ बहुत बड़े बड़े हैं और पुरजोर नारे भी लगाए जाते हैं नारी के लिए। लेकिन अभी मुझे लगता है कि नारी खुद ही आगे आएगी तभी बात बनेगी, इससे पहले कोई बात बनने वाली नहीं है।